BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में आपका ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत। देखिए, मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य प्रकार की गतिविधियों के बारे में बताया, लेकिन वर्तमान में देखा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है। इसी के आधार पर देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संपूर्ण विश्व दो भागों में विभाजित हो गया और एक तरफ सोवियत संघ जिसमें साम्यवादी खेमा माना जाता है और दूसरी तरफ पूंजीवादी राज्य जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संगठन को महत्व करता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही शीत युद्ध प्रारंभ होता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि शीत युद्ध होता क्या है और इसके महत्वपूर्ण कारण क्या क्या है। शीत युद्ध के अर्थ में अपन ये कह सकते हैं कि दो राज्यों के मध्य प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं होकर वाकपटुता के आधार पर या विचारधाराओं के आधार पर विरोधी गतिविधियां पैदा होती हैं और एक दूसरे राज्यों पर आरोप प्रत्यारोप दाखिल किए जाते हैं और कभी भी युद्ध होने की संभावना रहती है, लेकिन वास्तविक रूप से युद्ध नहीं हो पाता। इसे अपन शीत युद्ध कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कालीन समय में कुछ ऐसी घटनाएं प्रभावित हुई जो शीत युद्ध के लिए जिम्मेदार मानी जाते हैं, लेकिन पहले अपन को ये समझना होगा कि वास्तव में किन किन विचारकों ने या किन किन ऐसे राजनीतिज्ञों ने राजनीति विज्ञान के तहत इस शीत युद्ध को किस प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहले मानते हैं कि शीत युद्ध का सर्वप्रथम जो उपयोग किया था वो बर्नार्ड के द्वारा 16 अप्रैल 1947 को शीत युद्ध शब्द का उपयोग किया था, लेकिन M.N. राजन ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा था कि शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला जुला रूप ही शीत युद्ध कहलाता है, जो पूर्ण रूपेण आगामी पीढ़ी के लिए खतरा उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से नेहरू के द्वारा भी इसे परिभाषित किया गया और उन्होंने कहा कि पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का जो नया रूप हमें दिखाई देता है वही एक प्रकार से शीत युद्ध का कारण माना जाता है। इसी प्रकार मेनन ने भी शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए अपने शब्दों में कहा है कि शीत युद्ध दो विचारधारा, दो पद्धति और दो राज्यों के मध्य उग्र संघर्ष की वह स्थिति होती है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं होता, लेकिन फिर भी दोनों महाशक्तियों के मध्य भय बना रहता है कि कोई भी कभी भी आक्रमण कर सकता है। इसी प्रकार से ग्रीव्स ने भी इसे पूर्ण रूप से परिभाषित किया है। शीत युद्ध को उन्होंने कहा है कि यह परमाणु युग में शीत युद्ध एक तनावपूर्ण वह स्थिति है जो शस्त्रों के आधार पर नहीं बल्कि विचारधाराओं के आधार पर दो विरोधी गुटों का विकास होता है। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध दो विचारधाराओं, दो राज्यों के मध्य वह कटुता या खाई है जो एक दूसरे को मिलने नहीं देती और किसी न किसी रूप से या तो साम्राज्यवाद के रूप में पाई जाती है या अपनी शक्ति को बढ़ाने के रूप में पाई जाती है। इसे अपन शक्ति संघर्ष के आधार पर ही परिभाषित करते हैं। सामान्यतः देखा जाता है तो शीत युद्ध की प्रकृति के बारे में कह सकते हैं कि शीत युद्ध की प्रकृति कैसी हो सकती है। तो शीत युद्ध की प्रकृति में सबसे पहला आता है आपका प्रचार प्रसार। साम्यवादी विचारधारा अपनी साम्यवादी विचारधाराओं के आधार पर अन्य राज्यों को जोड़ना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पूंजीवादी राज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए उसे आर्थिक सहायता प्रदान करता है और दोनों के विरुद्ध प्रचार प्रसार गलत तरीके से किया जाता है और खाई और अधिक बढ़ जाती है। दूसरा है सैनिक हस्तक्षेप। प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि उसके संगठन का कोई भी राष्ट्र हो उसको आर्थिक सहायता देना अति आवश्यक है। वह अपने राज्यों को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ में सैनिक सहायता भी प्रदान करता है, आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है और सैनिक हस्तक्षेप भी करता है। सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से उसे अपनी सेनाएं भेजने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए
कि कोई भी राष्ट्र जो जिस संगठन में शामिल हो जाता है, यदि उसके पास में शस्त्रों की कमी होती है तो जिस संगठन में वह शामिल होता है उसको वह शस्त्रों की सप्लाई करता है। या अपन ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध की प्रकृति में शस्त्र सप्लाई भी एक महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है। इसके बाद देखिए कि गुटबंदी। जैसे कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संपूर्ण विश्व जब दो भागों में विभाजित हुआ, एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिका, दोनों ने ही अपने सैनिक संगठनों का निर्माण कर लिया। जैसे कि अपन मानते हैं कि अमेरिका के द्वारा 1949 में नाटो सैनिक संगठन का, 1954 ईस्वी में सीटो सैनिक संगठन का, उधर दूसरी तरफ सोवियत संघ ने 1955 में वर्सा पैक्ट का निर्माण किया था। इसी प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि प्रादेशिक संगठनों का निर्माण भी एक प्रकार से शीत युद्ध का महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है। अब सामान्यतः देखिए कि शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन उस शीत युद्ध के महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से थे? महत्वपूर्ण कारण ये माने जाते हैं कि जैसे कि सबसे पहला है ऐतिहासिक कारण। विशेष तौर से गौर रखने वाली चीज़ है, क्योंकि शीत युद्ध कोई वर्तमान में उपजा हुआ कोई तुरंत प्रभाव से ऐसा कोई कारण नहीं है कि संपूर्ण विश्व दो भागों में विभाजित हो गया। इसका महत्वपूर्ण कारण ये माना जाता है कि इसकी ऐतिहासिक भूमिका में जाना अति आवश्यक है। जैसे अपन एक आते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ एक तरफ, सोवियत रूस को अपन कह सकते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका एवं ब्रिटेन, इनके मध्य एक क्रांति हुई 1917 में, जिसे अपन बाल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। बाल्शेविक क्रांति का महत्वपूर्ण कारण ये था कि अमेरिका एवं ब्रिटेन बढ़ते हुए सोवियत प्रभाव को या साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने का यथावत प्रयत्न करना चाहते थे। वो चाहते थे कि यदि विश्व में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ जाता है तो पूंजीवादी राज्यों का अस्तित्व खतरे में पैदा हो सकता है, और इसी कारण उन्होंने सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना चाहा, और तभी वहीं से प्रारंभ हो जाता है सोवियत संघ एवं अमेरिका में टकराव की स्थिति का पैदा होना। इसके बाद देखिए कि विचारधाराओं से तहत ये माना जाता है कि अमेरिका जहां पूंजीवादी राज्यों के संगठन के माध्यम से एक ऐसे संगठन का निर्माण करना चाहता है जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर राज कर सकता हो, दूसरी तरफ सोवियत संघ भी ये चाहता है कि पूंजीवादी राज्य व्यवस्था को जहां तक नियंत्रित किया जा सकता है तभी तक यह आवश्यक है, अन्यथा एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो सकती है और अमेरिका बेवजह अन्य देशों को दबाने का कार्य करेगा। और यही कारण था कि दोनों विचारधाराएं बिल्कुल पृथक पृथक हो गई और अधिकांशतः इन्होंने अपने सहयोगी राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि संगठन को और मजबूत बनाया जा सके। इसके बाद देखिए कि सोवियत संघ द्वारा एक याल्टन समझौता किया गया था, उसकी उल्लंघना कर दी गई थी। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों के मध्य जब संधि हुई थी तो एक याल्टन संधि हुई थी, जिसे याल्टन समझौता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस बात को माना कि पोलैंड का सार्वजनिकीकरण यानी कि सभी का अधिकार प्राप्त होगा। हालांकि पोलैंड को उन्होंने विभाजित करने के बाद भी बचे हुए पोलैंड को सभी के लिए खोल दिया गया था, लेकिन सोवियत संघ ने अमेरिका एवं ब्रिटेन इन दोनों को पोलैंड में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। इससे अमेरिका और भड़क गया और शीत युद्ध की सीमाओं को और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। इसके बाद में दूसरा था एक बाल्कन समझौता। दोनों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समक्ष एक बाल्कन समझौता हुआ, और बाल्कन समझौते के तहत यह निर्धारित किया गया था कि सामान्यतः सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में बल्गारिया और रोमानिया जो उसके प्रमुख घटक माने जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये उनके प्रभाव क्षेत्र में अधिक थे, इनको अधिकार में रख दिया गया था। दूसरी तरफ यूनान को ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में रख दिया गया था कि यूनान में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा और ब्रिटेन इस पर अधिकार रहेगा। जबकि और दो थे, हंगरी और यूगोस्लाविया, इन दोनों पर या इन दोनों राज्यों पर दोनों का समान अधिकार रख दिया गया था और दोनों के लिए निर्धारित कर दिया गया था कि आप इसमें किसी भी प्रकार की गतिविधियों को जन्म दे सकते हैं। लेकिन हंगरी और यूगोस्लाविया में सोवियत संघ का अधिक प्रभाव होने के कारण ब्रिटेन इससे करता चला गया और ब्रिटेन और अमेरिका की नज़दीकियां शीत युद्ध को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। इसके बाद देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ईरान में सोवियत संघ की सेनाएं थी, लेकिन ईरान पर अपना अधिकार जमाने के लिए
ब्रिटेन ने ईरान से स्पष्ट रूप से कहा या अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र से कहा कि यहाँ से सेनाएं हटा लें, लेकिन सोवियत संघ ने वहाँ से सेनाएं हटाने पर स्पष्ट इनकार कर दिया, जिससे दोनों के मध्य और स्थिति बिगड़ती चली गई। इसके बाद देखिए कि यूनान में जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव था, वहीं यूनान में ब्रिटेन के प्रभाव के साथ साथ भी सोवियत संघ ने आर्थिक सहायता देना प्रारंभ कर दिया और वहां पर हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। यह बात ब्रिटेन को बहुत बुरी लगी, या अपन ये कह सकते हैं कि अमेरिका को बुरी लगी, और दोनों के मध्य दूरियां और बढ़ती चली गईं। उन्होंने इस हस्तक्षेप करने से मना किया, लेकिन सोवियत संघ ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम किसी प्रकार का आपकी किसी भी बात को मानने के लिए सहमत नहीं है। यह 1944 की वह घटना है जो दोनों देशों के मध्य तनाव को विशेष महत्वपूर्ण उत्पन्न किया। इसके बाद देखिए कि टर्की, हालांकि टर्की एक स्वतंत्र राज्य माना जाता है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि के आधार पर या अपन व्यापारिक क्षेत्रों के आधार पर मानते हैं कि यह यूरोपीय पूंजीवादी राज्यों के प्रभाव क्षेत्र में था। लेकिन सोवियत संघ ने इन्हें आर्थिक सहायता, अन्य प्रकार के प्रावधान देकर इसे अपने अधिकार क्षेत्र में रखने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया। इसके बाद देखिए परमाणु बम का आविष्कार। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ना तो सोवियत संघ को और ना ही किसी अन्य राज्य को, जैसे कि फ्रांस हुआ, इनको यह बिल्कुल मालूम नहीं था कि अमेरिका ने परमाणु बम का आविष्कार कर लिया गया है। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी जैसे जापान के राज्यों पर इन्होंने परमाणु बम का इस्तेमाल करके पूरी विश्व को अचंभित कर दिया कि किस प्रकार की गोपनीय घटना अमेरिका ने रखी। तो इस प्रकार से सोवियत संघ अमेरिका से बिल्कुल अलग हो गया और इसे अपना दुश्मन मानने लगा। साथ साथ में देखिए कि अमेरिका के द्वारा, या अपन ये कह सकते हैं कि पूंजीवादी राज्य ब्रिटेन या अमेरिका के द्वारा कि टर्की पर अपना पूरा अधिकार मानता था, लेकिन सोवियत संघ ने टर्की को पूर्ण रूप से अपने अधिकार में रखते हुए उन पर राजनीतिक प्रभाव या आर्थिक दबाव डाला। साथ साथ ही अपन ये मानते हैं कि बर्लिन की नाकेबंदी भी सोवियत संघ का विशेष है, क्योंकि बर्लिन एक प्रकार से यूरोपीय देशों के लिए व्यापारिक अड्डा माना जाता है, क्योंकि विशेष तौर से ब्रिटेन और अमेरिका इनके, और विशेष तौर से फ्रांस, इन देशों के आवागमन के साधन अधिकांशतः यहाँ पर बर्लिन के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन संपूर्ण बर्लिन पर सोवियत संघ ने राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाकर इन देशों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। तो ये महत्वपूर्ण ऐसे कारण माने जाते हैं जिसके कारण अपन ये कह सकते हैं कि दोनों राज्यों के मध्य जो शीत युद्ध प्रारंभ हुआ उसके महत्वपूर्ण कारण ये माने जाते हैं जिसके कारण दोनों में टकराट की स्थिति पैदा हुई। देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि शीत युद्ध के परिणाम और शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव रखा। तब तक के लिए